नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज चार बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके तह तक पहुंचेंगे। वहीं आपको चार बड़ी खबरों से रूबरू करा देते हैं। वहीं पहली खबर, तेज धूप ने 11 लोगों की जान ले ली है। दरअसल कल मुंबई यानी नवी मुंबई में कल एक अवार्ड शो था, जो जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और भारी तादाद में जनसंख्या में जनता पहुंची थी। और इतनी तेज धूप थी कि आज 11 लोगों की जान चली गई। फिलहाल इसे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर आपको अतीक अहमद और अशरफ मामले की हो सकती है सीबीआई जांच। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। यानी कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे आखिर कौन है, पूरे तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं तीसरी तस्वीर और सबसे अहम खबर, समलैंगिक विवाह मामले में कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। कल इसे लेकर सुनवाई होगी, लेकिन केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। इसकी भी तह तक हम जाएंगे और छोटी से छोटी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। वहीं चौथी तस्वीर, कोरोना से 24 घंटे में 27 लोगों की जान चली गई है। वहीं आपको बता दें कि आज 27 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। वहीं कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना अपना पैर पसार रहा है। मुंबई, दिल्ली, तमाम राज्यों में, यूपी, बिहार, तमाम राज्यों में कोरोना पूरी तरीके से अब बढ़ रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। तो आज इन्हीं चार तस्वीरों पर हम केंद्रित रहेंगे और हम चर्चा करेंगे। कि आज चार महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। इन चारों खबर के आज हम तह तक जाएंगे और इसकी छोटी सी छोटी जानकारी आपसे साझा करेंगे। आखिर तेज धूप ने 11 लोगों की कैसे जान ले ली? अतीक अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट अमिताभ ठाकुर क्यों जा रहे हैं, उनको जाने का कारण क्या है? वहीं तीसरी तस्वीर, समलैंगिक विवाह मामले में कल सुनवाई होगी और चौथी तस्वीर, कोरोना के कारण 27 लोगों की जान चली गई है। वहीं पहली खबर पर हम आते हैं। पहली खबर पर हम चर्चा करते हैं, जहां मुंबई के खारघर क्षेत्र में रविवार को खुले मैदान में आयोजित किए गए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान तेज धूप की चपेट में आने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई। कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने रविवार रात एक विज्ञप्ति में कहा कि तेज धूप की चपेट में आने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नवी मुंबई और पनवेल शहर के अस्पतालों में कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों को खारघर के टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राकपा नेता अजीत पवार ने एमजीएम कमोठे अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लोगों से मिले हैं, 4 से 5 लोगों से बातचीत की है हमने, उनमें से 2 की हालत गंभीर है। कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी। कौन करेगा इस घटना की जांच? उद्धव ठाकरे ने सवाल किए हैं कि कौन करेगा इस घटना की जांच, और जो योजना बनाई गई थी कार्यक्रम की, वो भी ठीक नहीं थी। वहीं अजीत पवार ने कहा कि हमने देखा कि एक मरीज वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत गंभीर है। बाकी लोगों ने हमसे बात की। यह एक बहुत ही गंभीर घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी महाराष्ट्र में इस समय
आपको बता दें कि लगातार इस खबर के बाद सुर्खियां बन रही हैं। लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से लेकर एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट और भारतीय जनता पार्टी और इसी अवार्ड शो कार्यक्रम में कुल मिलाकर महाराष्ट्र के इस पुरस्कार समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। सवाल यह है कि इस अप्रैल के महीने में बढ़ती गर्मी के बीच में इतने लोग कैसे पहुंच गए? जब इतने लोग पहुंचे तो शासन और प्रशासन क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं किया था? वहीं सवाल उठता है कि शासन और सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो अपने लिए सोफे पर बैठते हैं, कूलर एसी की व्यवस्था होती है, लेकिन जिन 11 लोगों की जान गई है ये गरीब लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, लेकिन इन 11 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्लानिंग थी और ये जो कुल मिलाकर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह था, सही से नहीं बनाया गया। राज ठाकरे ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सवाल है कि इतना बड़ा समारोह, पुरस्कार समारोह, लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, गर्मी का महीना है, क्या पानी की व्यवस्था नहीं की गई? अगर धूप इतनी तेज है, कितने लोगों को जाने क्यों दिया गया? वहीं अगर इतने लोग जा भी रहे हैं तो उनके नीचे यानी धूप से उन्हें राहत मिल सके, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब महाराष्ट्र सरकार दे रही है और देने की कोशिश भी कर रही है। फिलहाल विपक्ष उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल वही कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान तेज धूप की चपेट में आने के बाद 11 लोगों की मौत हो जाती है। कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने रविवार रात एक विज्ञप्ति में कहा कि तेज धूप की चपेट में आने से कम 11 लोगों की अब तक मौत हो गई है। फिलहाल हम ये जो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये हम 11 बजे तक का आंकड़ा रख रहे हैं। उसके बाद भी लोग सीरियस थे। आपको बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नवी मुंबई और पनवेल शहर के अस्पतालों में कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों को खारघर के टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राकपा नेता अजीत पवार ने एमजीएम कमोटे अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिल रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके से ये जो बीमार लोग हैं, जो गर्मी से हताहत हुए हैं, इनकी इलाज होगी। सरकार इन्हें लेकर सरकार ने कुछ घोषणा भी की है। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी चिट्ठी के तौर पर दायर की गई है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन भेजा है। ठाकुर ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि भले अतीक अहमद और उसके भाई अपराधी थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए इस कांड के राज्य पोषित होने की पर्याप्त आशंका दिखती है। यानी अमिताभ ठाकुर ने सीधे यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में ढील बरतने की भूमिका बनाई है, उससे नहीं लगता है कि कोई ठोस जांच और कार्रवाई होगी। अमिताभ ठाकुर ने सीधा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसमें किसी बड़े मंसूबों छिपे होने की आशंका उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक जस्टिस से उन्होंने गुहार लगाई है कि इसकी सीबीआई जांच हो।
अमिताभ ठाकुर ने आगे कहा कि मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से भी इस मामले में उच्च स्तरीय षड्यंत्र की प्रबल आशंका दिख रही है। भले ही कोई व्यक्ति अपराधी क्यों ना हो, किंतु किसी भी व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में राज्य संपोषित षड्यंत्र करके हत्या कर दिया जाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इस स्थितियों में यदि इस बात की जरा भी आशंका है या राज्य पोषित हत्या को हो सकती है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती। वहीं अमिताभ ठाकुर ने कहा, इसकी जांच निष्पक्ष जांच मात्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में किसी निरपेक्ष जांच एजेंसी यानी सीबीआई द्वारा की जा सकती है। चिट्ठी में लिखा है उन्होंने, कुछ चुनिंदा गैंगस्टर को ही निशाने पर लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कुछ नाम समय समय पर लिया है, जिनसे पता चलता है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के निशाने पर कुछ नाम हैं, जिनको किसी न किसी बहाने से निशाना बनाया जा रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ही पुलिस या रेवेन्यू विभाग या किसी भी सरकारी महकमे की जांच और एक्शन के निशाने पर क्यों आते हैं? अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार की सोच और उसकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बाइट का काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के मुख से कुछ कुख्यात गैंगस्टरों का नाम बार बार क्यों आता है। वहीं बढ़ते हैं तीसरी और अहम खबर की ओर, जहां पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वहीं 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच 18 अप्रैल यानी कल सुनवाई करेगी। वही क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। आपको बता दें कि समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई। समलैंगिकों ने यह भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या क्वीर समुदाय को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। वहीं एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी, ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव ना किया जाए। वहीं यह अहम मुद्दा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आशीष पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जुड़ रहे हैं। आशीष जी, सवाल आपसे वही, कल सुनवाई होनी है समलैंगिक विवाह मामले में
और इसके पहले अलग अलग कोर्टों में इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई है। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहा है। फिलहाल आपसे जानेंगे इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जहाँ तक मेरिट की बात है, बीइंग एन एडवोकेट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कमेंट ऑन द मैटर इज सब जुडिस। लेकिन दो तीन चीजें इसके पहलू हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आर्टिकल 51 राइट टू लाइफ हर एक नागरिक को मिला हुआ है। अब जब हम जिंदगी के अधिकार की बात करते हैं तो जिंदगी आप किस तरीके से जी रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता का भी अधिकार उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए, समलैंगिकों की विवाह से संबंधित जहाँ तक मामला है, इसमें देखिए विवाह एक केवल लीगल ही एक इशू मैटर नहीं होता है, लेकिन इसके साथ इसके बहुत सारे सोशल डायमेंशंस भी होते हैं। उन सोशल डायमेंशंस को लेकर डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि हमारी कंट्री एक मल्टी रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पर हैं, तो सबके अपने अपने रिलीजियस लॉज भी हैं जो कि उस पहलू को रेगुलेट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जो कि एक सेकुलर मैरिज एक्ट है। इन सारे पहलुओं के अलावा बहुत सारी सोशल चीजें जुड़ी होती हैं विवाह के साथ। विवाह से अगर कोई सपोज करिए दो समलैंगिक अगर विवाह करते हैं और उनको कानूनी मान्यता मिलती है, तो अगर वो कोई बच्चा एडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे के क्या लीगल राइट्स होंगे। तो इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। इन सारे पहलुओं को एग्जामिन करने के बाद ही कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। तो हमें इस चीज का वेट करना चाहिए कि फाइनल डिसीजन इसमें क्या आता है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, आज इसका पक्ष बिल्कुल तरीके से स्पष्ट था जबकि उन्होंने इसका विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, सवाल यही है कि इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। फिलहाल सुनवाई के लिए उन्हें सबको इकट्ठा किया गया। उसके बाद यह माना गया सुप्रीम कोर्ट में एक कुल मिला के कमेटी बनेगी और जिसके बाद इसकी सुनवाई होगी। वही केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है सुनवाई करने का और फैसला लेने का। यह संसद का मामला है, केंद्र का मामला है, सरकार का मामला है। सरकार इसे सदन में सुलझाएगी। फिलहाल अगर कानूनी प्रक्रिया, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के इन हस्तक्षेपों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? ये रवि, ये बात ठीक है कि सेपरेशन ऑफ पावर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और जहाँ तक लेजिस्लेटिव वर्क की बात है उसका काम पार्लियामेंट को दिया गया है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है, इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। और अगर कोई नागरिक ये क्लेम करता है किसी एक्शन की वजह से या किसी कानून की वजह से या किसी कानून के ना होने की वजह से उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियसली अधिकार है कि उस पर वो अपना निर्णय दे सकती है। लेकिन बेहतर इसमें यही होगा कि शायद पार्लियामेंट के इस पर कोई एक्शन ले, या अभी में देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय। वही आशीष जी, एक अहम जानकारी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है या केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप जैसा किया है या केंद्र सरकार सुनवाई करता है, तो आशीष जी सवाल यह है, क्या समाज अगर समलैंगिक विवाह को कोर्ट में स्वीकार भी कर लिया जाता है, इसके लिए कानून भी बना दिया जाता है, इसको प्रूव्ड कर दिया जाता है, क्या आपको लगता है समाज इसकी इजाजत देगा? और समाज में जो आम लोगों का जैसे सामाजिक विवाह होता है एक स्त्री पुरुष का, इसको इन्हें भी वो अधिकार मिल पाएगा? आशीष जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल टेक्निकल इशू की वजह से आशीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। फिलहाल इसके पहले अलग अलग कोर्टों में याचिकाएं दायर की गई हैं। कई ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने इस विवाह को लीगल बनाने के लिए मांग की है कि सरकार भी हमें सामान्य विवाह जैसे स्त्री पुरुष का होता है, हमें भी वो अधिकार दे। इस पर केंद्र सरकार ने सख्त टिप्पणी की है। केंद्र सरकार का सीधा कहना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार संसद में, सदन में बात करेगी, चर्चा करेगी। यह केंद्र का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण ने 9,111 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,27,226 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर
60,313 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 4, दिल्ली और राजस्थान में 3-3, महाराष्ट्र में 2 और बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,141 हो गई है। वही संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में 3 नाम और जोड़े हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमण की दैनिक दर 8.40% और साप्ताहिक दर 4.94% है। देश में अभी 60,313 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.13% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68% है। भारत में अभी तक कुल 4,42,35,772 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 के रोधी टीकों की जो संख्या है 21 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख, 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख पार हो चुके थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।